नमस्कार। मैं मृदुला चड्ढा अमरनाथ विद्याश्रम में कक्षा 8वीं की हिंदी की अध्यापिका हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य जी डॉक्टर अरुण कुमार वाजपेयी जी के आदेशानुसार आप लोगों की जो ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं, उसी के तहत आज पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज बच्चों, मैं आपको सर्वनाम का अध्ययन कराऊंगी। इससे पूर्व व्याख्यान में मैंने आप लोगों को भाषा, लिपि और व्याकरण का अध्ययन कराया था। उसमें मैंने आपको कुछ गृह कार्य दिया था। सबसे पहले मैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगी। आइए पहले हम पुनरावृत्ति करते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न था सही कथन पर सही का व गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। भारत की राष्ट्रभाषा उर्दू है। बच्चों, ये कथन गलत है। हिंदी की लिपि रोमन है, ये कथन भी गलत है। बच्चों, भाषण, वार्तालाप, आकाशवाणी, परिचर्चा आदि मौखिक भाषा के रूप हैं, यह कथन बच्चों सही है। व्याकरण के द्वारा हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है। बच्चों, यह कथन भी बिल्कुल सही है। किसी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है, यह कथन भी सही है। तत्पश्चात ख खंड में जोड़े बनाने हैं। ये बहुत सरल प्रश्न है बच्चों, आपने इसका उत्तर कर लिया होगा, लेकिन मैं पुनः बता देती हूँ उसका आंसर। भाषा और लिपि, अंग्रेजी भाषा की लिपि बच्चों रोमन, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। प्रश्न नंबर 2, संस्कृत और हिंदी की लिपि है देवनागरी, उत्तर है इसका। अंग्रेजी भाषा की किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में लिखी जाती है। हमारे देश की राजभाषा है हिंदी, हमारे देश की राजभाषा है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 मुख्य रूप होते हैं। तीसरा रूप जो है बच्चों वो सांकेतिक रूप है, वो प्रचलन में नहीं है। संविधान में हिंदी को किस रूप में मान्यता दी गई? राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। राजभाषा का अर्थ है सरकारी भाषा। मैंने आपको विकल्प दिए हुए हैं, उसमें आप लिखिए सरकारी भाषा। हिंदी को राजभाषा की मान्यता किस सन में प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। प्रश्न नंबर 3 बच्चों जो है आपका, निम्नलिखित प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। निम्नलिखित प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। दिल्ली हिंदी, मध्य प्रदेश हिंदी, महाराष्ट्र मराठी, पंजाब पंजाबी, गुजरात गुजराती, हरियाणा हरियाणवी, जम्मू कश्मीर डोंगरी, पश्चिम बंगाल बांग्ला। तत्पश्चात निम्नलिखित क्रियाओं में भाषा के किस रूप का प्रयोग किया गया है? लिखना है आपको। गाना सुनना मौखिक, समाचार पत्र पढ़ना लिखित, परिचर्चा सुनना मौखिक, कहानी सुनना मौखिक, SMS करना लिखित, वाद विवाद प्रतियोगिता मौखिक, ट्रैफिक संचालन सांकेतिक। आज बच्चों मैं आपको सर्वनाम का अध्ययन कराऊंगी। सर्वनाम शब्द बच्चों विकारी शब्द है और 2 शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। सर्व मीन्स सभी का और नाम मीन्स नाम वाले शब्द। सर्वनाम शब्द के वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग नाम के स्थान पर किया जाता है। बच्चों, किसी घटना या किसी के बारे में बताते हुए किसी वाक्य को बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता, अटपटा सा लगता है। जैसे मैं आपको कुछ वाक्य के माध्यम से बताती हूँ। राजेश ने राजेश के पिताजी से कहा कि वह अपने कक्षा के बच्चों के साथ कल पिकनिक पर जा रहा है। तो राजेश ने राजेश के पिताजी से कहा, इसमें अगर इसकी जगह वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर दे, राजेश ने अपने पिताजी से कहा कि कल वह अपने कक्षा के विद्यार्थियों के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं। स्वाभाविक वाक्य लग रहा है। इसी प्रकार मैं एक अन्य वाक्य आपको प्रस्तुत कर रही हूँ। शीला शीला की सहेली के साथ खेल रही है।
तो यहाँ हम शीला की सहेली के स्थान पर कह सकते हैं शीला अपनी सहेली के साथ खेल रही है। यह वाक्य स्वाभाविक लग रहा है जब हमने इसमें सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। एक अन्य वाक्य और बता रही हूँ बच्चों आपको। राकेश ने राकेश की बहन से कुछ पूछा। राकेश ने अपनी बहन से कुछ पूछा। जब हमने यहाँ सर्वनाम का प्रयोग कर दिया, अपनी बहन लगा दिया, तो बस वाक्य है सुंदर लग रहा है और स्वाभाविक लग रहा है बच्चों। तो सर्वनाम हम परिभाषा के माध्यम से अब समझते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, संज्ञा जो है, इनके स्थान पर जब हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर देते हैं तो उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं, तू, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, हम, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो आदि शब्द ये सर्वनाम शब्द हैं। इनका जब हम प्रयोग कर देते हैं तो ये सर्वनाम शब्द होते हैं। संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग करने से सर्वनाम। अब हमने परिभाषा के माध्यम से जाना कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और सबसे अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। सर्वप्रथम बच्चों मैं आपको सर्वनाम का सर्वप्रथम भेद पुरुषवाचक सर्वनाम समझाऊंगी। पुरुषवाचक सर्वनाम बातचीत करते समय बच्चों 2 व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी होता है। वक्ता बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला। जब वक्ता और श्रोता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बातें करते हैं जो कि वहाँ उपस्थित नहीं होता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राजू ने सोनू को गौरव के बारे में बताते हुए कहा कि वह आज कोलकाता गया है। इस वाक्य में देखिए, राजू ने सोनू को गौरव के बारे में बताते हुए कहा कि वह आज कोलकाता गया है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब मैं आपको परिभाषा के माध्यम से पुनः पुरुषवाचक सर्वनाम समझाती हूँ। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जो वहाँ उपस्थित नहीं हैं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता तथा जो वहाँ उपस्थित नहीं है के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रख सकते हैं। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, मैंने, इसने इत्यादि, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। दूसरा प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष। बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे तू, तुम, आप आदि, इन्हें हम मध्यम पुरुष के अंतर्गत रखेंगे। बोलने वाला जिनका प्रयोग तीसरे व्यक्ति के लिए करता है उन्हें हम अन्य पुरुष के अंतर्गत रख सकते हैं, जैसे वह, वे, उन्होंने, उसने आदि। तो हमने बताया आज आपको पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं बच्चों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और सबसे अंतिम जो है अन्य पुरुष। अब हम जानेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा प्रकार है जिसमें निश्चितता होती है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूर या पास की निश्चित वस्तु, स्थान या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, ये मेरी पुस्तकें हैं, वह मेरी पेंसिल है, वे मेरी पेंसिलें हैं। राजू ने संजू से पूछा संकेत करके, मित्र क्या तुम्हारा घर यह है? संजू ने कहा नहीं,
मेरा घर यह नहीं वह है। संकेत करके, जैसे यह और वह, यह मीन्स पास के लिए आया और वह दूर के लिए प्रयुक्त हुआ। यहाँ पे संकेत करके बच्चे ने बताया कि मेरा घर वह है, तो यहाँ यह इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का एक दूसरा नाम, अन्य नाम जो है संकेतवाचक सर्वनाम भी है। निश्चयवाचक सर्वनाम के पश्चात अब हम तृतीय है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई निश्चितता नहीं होती। जब जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति आदि का बोध नहीं कराते, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कोई, कुछ। मैं उदाहरण दे रही हूँ आपको। बेटे ने माँ से कहा, माँ कोई बाहर खड़ा है। कोई। बेटे ने माँ से कहा, माँ कोई बाहर खड़ा है। कोई अनिश्चितता है। माँ पानी में कुछ पड़ा है, तो कुछ जो वर्ड है यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। चतुर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, संबंधवाचक। कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जो दो वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध बताने का काम करते हैं। मैं एक वाक्य के माध्यम से आपको समझाती हूँ। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है। जिसने यह शरारत की है उसे सजा अवश्य मिलेगी। तो इनमें दो वाक्यों को मिलाया गया है, संबंध दर्शाया गया है, अतः यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम के पश्चात अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगी प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन आदि। रमेश ने दरवाजे पर खड़े व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं? पुनः वाक्य उच्चारित करती हूँ। रमेश ने दरवाजे पर खड़े व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं? द्वितीय वाक्य के माध्यम से आपको पुनः समझाती हूँ। माँ ने पूछा, बेटा यह उपहार किसके लिए है? माँ ने पूछा, बेटा यह उपहार किसके लिए है? यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तत्पश्चात सबसे अंतिम निजवाचक सर्वनाम की व्याख्या मैं यहाँ आपको करूंगी। निज, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, निज। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे खुद, स्वयं, आप, अपने आप आदि। वाक्य के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। वह अपने आप आ जाएगा। वह अपने आप आ जाएगा। अच्छा विद्यार्थी अपना गृह कार्य स्वयं करता है। देखिए बच्चों, आपके लिए सेंटेंस है, अच्छा विद्यार्थी अपना गृह कार्य स्वयं करता है। मैं अपना गृह कार्य स्वयं करता हूँ। मैं अपना गृह कार्य स्वयं करता हूँ। ये तीनों वाक्य निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। बच्चों, तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से अध्याय में समझा सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं, सर्वनाम किस प्रकार बनते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और उन 6 भेदों की अलग अलग व्याख्या मैंने आपको करके समझाया। अब मैं आपको इस पाठ के अंतर्गत कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दूंगी, वो आप गृह कार्य के अंतर्गत अपने करेंगे और अगले नेक्स्ट वीडियो में जहाँ मिलेंगे तो आपको उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको पुनः समझाऊंगी। गृह कार्य है बच्चों, सही विकल्प चुनिए। सर्वनाम के भेद हैं, ऑप्शन है, विकल्प है आपका पहला 4, 6, 5, 8। दूसरा प्रश्न है
पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं बताना है आपको। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के और 5 प्रकार के विकल्प आपको छांटना है। तीसरा प्रश्न है, राम तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य में तुम शब्द क्या है बताना है। उत्तम पुरुष, ख अन्य पुरुष, ग मध्यम पुरुष और घ निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्न है बच्चों, वह आप ही चला गया। वाक्य में आप है पुरुषवाचक सर्वनाम, ख संबंधवाचक सर्वनाम, ग निश्चयवाचक सर्वनाम और घ निजवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रश्न है बच्चों, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं, इन्हें सुधार कर लिखिए। इसमें कुछ सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं, गलतियां हैं बच्चों। उन त्रुटियों को सुधार कर आपको पुनः इन वाक्यों को लिखना है। पहला वाक्य है का मेरे को घर जाना है। हम लोग हिंदी भी बच्चों शुद्ध नहीं बोलते हैं, इसमें लिखना है मेरे को घर जाना है। ख वाक्य है कोई को बुलाओ। ग वाक्य है उसने बहुत काम करना है। उसने बहुत काम करना है। घ वाक्य है तुम तुम्हारी बात करो। तुम तुम्हारी बात करो। ड़ है यह कौन की किताब है। वाक्य यह कौन की किताब है। च वाक्य और अंतिम वाक्य प्रश्न 2 का कक्षा से कोई को बुला दो। कक्षा से कोई को बुला दो। प्रश्न नंबर 3, उपयुक्त सर्वनाम से वाक्य पूरे करें। उपयुक्त सर्वनाम भरकर इन वाक्यों को पूरा करना है आपको। क उसने उत्तर दिया डैश ही अनिल हूं। उसने उत्तर दिया डैश ही अनिल हूं। ख वाक्य मैं अपना काम डैश करता हूं। ग चाय में डैश गिर गया है। चाय में डैश गिर गया है। घ आपने सुमित को बुलाया था डैश आ गया है। ड़ दरवाजे पर डैश है। प्रश्न नंबर 4, सर्वनामों के इन कारकीय रूपों से वाक्य बनाइए। पहला शब्द है जिसके, स्वयं, उनके द्वारा, उनको, मैंने। जिसके, स्वयं, उनके द्वारा, उनको, मैंने। इन शब्दों से आपको बच्चों वाक्य की रचना करनी है। प्रश्न नंबर 5 और अंतिम प्रश्न है आज के अध्याय सर्वनाम का हमारा। रिक्त स्थान भरिए। मैंने आपको यहाँ पे रिक्त स्थानों के हिंट्स भी दिए हैं। यहाँ पे आपको निजवाचक, अन्य पुरुष और सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें डैश कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? आपको सोचना है। ख प्रश्न, जिसके विषय में बात हो रही हो उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें डैश कहते हैं। जिसके विषय में बात हो रही हो उन सर्वनाम शब्दों के लिए क्या कहते हैं, मैंने आपको समझाया, वो यहाँ आपको भरना है। ग जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। कौन से सर्वनाम कहलाते हैं वे? जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए, अपने आप के लिए, खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम क्या कहलाते हैं, कौन से सर्वनाम होते हैं, ये आपको लिखना है बच्चों। तो आज का अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। आज